गुड इवनिंग। मैं भीमराज पालीवाल न्यू उड़ान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी की क्लास, हिंदी विषय की जो बारीकियां हैं, हिंदी विषय की जो उपयोगिता है एक कंपटीशन के लिए, एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर आज हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले जिस हिंदी को लेकर के कहा जा रहा है कि इसको वैसे कई लोग कमतर आंक रहे हैं, लेकिन मेरा ये है कि जिस चीज़ को कम आंका जाता है वही हमें अंत समय में धोखा दे जाती है। इसलिए हिंदी विषय भी ये मान के चलो कि ये किसी से कम नहीं है। बिहारी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी हिंदी विषय छोटा समझ करके कम तैयारी करते हैं, लेकिन वास्तव में जिस समय रिजल्ट आता है ये उस तीर की तरह है जो आपको लक्ष्य तक प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक, बिना इसकी सहायता से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। उस लक्ष्य तक पहुंचाने में किन किन बारीकियों को से जूझना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उस चीज़ को लेकर के आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी जो अपने पास आ रही है एक व्याकरण के रूप में, ये हिंदी कहाँ से आई है, किस रूप में आई है, ठीक है, इस चीज़ को अपन देख रहे हैं कि हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ। वास्तव में हिंदी जिस रूप में हम देख रहे हैं, हिंदी एक भाषा के रूप में, इसकी उत्पत्ति, इस शब्द का उपयोग प्रारंभ में हिंदी भाषा के लिए नहीं, इसका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता था। इसका सबसे पहले प्रयोग फारस देश के लोगों ने किया था। फारस देश के लोगों ने किया था। फारस देश हमारे भारत के पश्चिम में आया हुआ है, और भारत और फारस के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु नदी बहती है। तो फारस के लोग, उनकी समस्या क्या है, वो इस स का उच्चारण ह के रूप में करते हैं। फारस के लोग इस स का उच्चारण, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स की जगह क्या हो रहा है, ह हो रहा है। तो वो इस फारस के लोग इस नदी के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों के लिए, नदी के उस पार अर्थात नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की वस्तुओं के लिए और यहाँ की बोली या भाषा, इन सभी के लिए, यानी इस समग्र अर्थ में सबसे पहले वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं सिंधु। हिंदू करते हैं। हिंदू से फिर ये शब्द बिगड़ करके विकृत होता होता कहाँ पर आ जाता है, इस हिंदी के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, ये उसके बाद में धीरे धीरे इसमें सुधार होता है। यानी इसकी जननी के रूप में, यानी शुरुआत में संस्कृत भाषा थी हमारे सामने। संस्कृत जो वेदों से आई, पहले वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत थोड़ी टफ पड़ने लगी तो लोग जो व्यवहार में लोग उन कठिन शब्दों की जगह कुछ सरल शब्द काम में लेने लगे। वो धीरे धीरे वैदिक संस्कृत किस में बदल गई, तब्दील हो गई लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद में उसमें भी कुछ समस्याएं आने लगी। तो फिर महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के समय प्राकृत और पाली भाषा को लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। हमारे लोगों ने उस लौकिक हिंदी को त्याग कर प्राकृत में और पाली में जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, उपदेश देने लगे। उसमें भी कुछ कमियां दिखी, थोड़ी हार्ड लगी, उसको और सरल किया गया। उससे बिगड़ करके धीरे धीरे अपने, यानी प्राकृत पाली से बिगड़ करके एक शब्द हमारे पास में आया, अपभ्रंश। एक शब्द अपने सामने आता है, अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप या बिगड़ा हुआ रूप। यानी एक भाषा का अपभ्रंश रूप हमारे सामने आ रहा है। अपभ्रंश रूप यानी बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप, जिसमें ढंग से न तो व्याकरण थी, न ढंग से शब्दावली अलग अलग प्राकृत की, पाली की, संस्कृत की मिक्स होती गई।
उस अपभ्रंश से निकलकर आज की यानी हिंदी, उसके अलग अलग जो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, हरियाणवी, पहाड़ी, ये इसके 5 अलग अलग पार्ट देखने को मिले, उसके जिसको आज हम जानते हैं। और फिर उससे एक मानक भाषा के रूप में, एक स्टैंडर्ड भाषा के रूप में हमारे जो खड़ी बोली है, उस खड़ी बोली को हिंदी की मानक भाषा मान लिया गया, हिंदी की एक अधिकृत भाषा मान लिया गया, जो कि पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, दिल्ली के आसपास बोली जाती है। उसी को लेकर के आज हम जो अखबारों में पढ़ते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, वो चीज़ क्या है? खड़ी बोली। यानी हमारे संविधान में जिस हिंदी को मान्यता दी गई है, वो हिंदी क्या है? इस खड़ी बोली का ही एक रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो इसकी बोली आई, इसमें कविताएं लिखी गई, लेकिन जो गद्य है, जो व्याकरण है, वो भी इसके बाद में, यानी भाषा पहले बनती है, व्याकरण बाद में आता है। भाषा पहले, फिर व्याकरण, जैसे लोग बोलते हैं उसी के अनुसार व्याकरण की रचना की जाती है। तो जब हमारे पास पद्य के रूप में भाषा आ गई, 1500 के आसपास जो हिंदी का सबसे बड़ा समृद्ध भंडार है साहित्य का, भक्ति काल, जिसमें बड़े बड़े साहित्य लिखे गए, चाहे रामचरितमानस है या बिहारी की सरसई है, कबीर है, सूरदास है, मीरा है, पूरे भरे पड़े हैं साहित्य। तो उस समय से काव्य के रूप में तो प्रतिष्ठित हो गई, लेकिन गद्य के रूप में प्रतिष्ठित होने में उनको और भी उसके बाद में लगभग 3-4 शताब्दियाँ लगी, और गद्य के रूप में हमारे पास आती है 1900 के आसपास, 1900 के बाद। 1900 के बाद एक पत्रिका सरस्वती नाम की, जिसका प्रकाशन होता है, जिसका जिम्मा उठाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि नहीं, मैं हिंदी के परिष्कृत रूप को एक स्थायित्व दूंगा, हिंदी की व्याकरण बनाने का काम करूंगा। तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से 1900 से उसमें लेख छापने शुरू किए, भाषा को परिष्कृत करने का काम किया, भाषा को शुद्ध करने का काम किया, और धीरे धीरे करते हुए आज हमारे सामने ये हिंदी भाषा और व्याकरण हमारे सामने आती है, जिसको हम अलग अलग विषय में स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं, कंपटीशन लेवल पर पढ़ते हैं, व्याकरण अलग से पढ़ते हैं। तो इस व्याकरण को स्थायित्व देने का काम किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिस कारण हिंदी साहित्य के एक युग का नामकरण उन्हीं के नाम पर किया गया है, द्विवेदी युग। जो 1900 से 1918 तक का समय आता है, वो द्विवेदी युग में हिंदी में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में गद्य में शुरुआत हुई। हिंदी कहानी ज़्यादा पुरानी, मौखिक परंपरा तो चलती रहती थी पहले से, लेकिन कहानी परंपरा जो है लिखित रूप में 1900 के बाद में आई। गद्य चाहे उपन्यास है, नाटक है, एकांकी, गद्य की जो भी विधाएं हैं, वो सब 1900 के बाद में हमारे सामने आती है, और धीरे धीरे वो अपने इस भाषा को समृद्धि को प्राप्त करती हुई आज हमारे इस रूप में ये भाषा गद्य और पद्य दोनों रूपों में सामने खड़ी। हम आज एक थोड़ा सा एक सिलेबस जो कृषि पर्यवेक्षक के रूप में है, उसकी क्लास के उस सिलेबस के रूप में हम थोड़ा सा उसके ऊपर विचार करें, उस सिलेबस को लेकर के डिस्कस करें कि उस सिलेबस में से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, किस प्रकार से उसको अटेंड करना है उसका। तो पहला दे रखा है संधि और संधि विच्छेद, यानी महत्वपूर्ण टॉपिक है व्याकरण का संधि और संधि विच्छेद दोनों ही। मैं बहुत बार कहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये जो कर लेता है, इसका मतलब केवल इस एक टॉपिक से जो व्यक्ति इस एक टॉपिक को तैयार कर लेता है, इसका मतलब 50% ग्रामर उसने तैयार कर ली, व्याकरण तैयार हो गई। उसका 50% पेपर इसी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये सही कराना मेरा काम है। मैं इसको सही कराऊंगा कि इसमें से एक भी प्रश्न, चाहे किसी भी रूप में एग्जामिनर पूछ ले, वो गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, संधि और संधि विच्छेद, क्योंकि संधि का काम है नए शब्दों का निर्माण करना, और नए शब्द, ये संधि का टॉपिक समास में भी नजर आता है, ये संधि का टॉपिक प्रत्यय में भी नजर आता है, ये संधि का टॉपिक उपसर्ग में भी नजर आता है, ये संधि शब्द शुद्धि में नजर आती है, ये संधि वाक्य शुद्धि में भी नजर आती। तो ये बेस है, ये आधार है। जिसने इस टॉपिक को कर लिया, आधा मैदान उसने जीत लिया, वो बाकी से आगे निकल गया बहुत। ठीक है, फिर है उपसर्ग प्रत्यय, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें भी इस संधि का सबसे बड़ा योगदान रहता है। इसमें दे रखा है उपसर्ग एवं प्रत्यय, और इसके संयोग से शब्द संरचना, नए शब्द बनाना। नए शब्द कब बनेंगे? जब उपसर्ग और प्रत्यय से क्या होगी? संधि होगी, वो शब्द मिलेंगे तो वो नए शब्द बनेंगे। शब्द संरचना और शब्दों से वापस, जैसे शब्द दे रखे हैं,
यानी प्रत्यय और उपसर्ग दे रखे हैं, उस प्रत्यय और उपसर्ग की सहायता से नए शब्द बनाना और वापस नए शब्दों में से प्रत्यय और उपसर्ग को छांटना, दोनों ही टेक्निक, दोनों ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक ऑप्शन इस रूप में आ गया कि इसमें से कौन सा वी उपसर्ग युक्त शब्द है, तो किसी में एक अलग से दे दिया जाता है, या किस में उपसर्ग नहीं लगा है उस ऑप्शन को छांटना है, किस में एक ही उपसर्ग से युक्त शब्द है वो छांटना होता है, या किस में ये दे दे कि ऐसे कौन से शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, हमें हर तरह से तैयार रहना है। यानी युद्ध में जाते हैं तो हथियार पहले तैयार करते हैं, तो ये एक तरह से उस हथियार का काम करते हैं। ये जो संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये उस युद्ध में हथियार का काम करते हैं, भाषा के उस अस्त्रों को धार देने का काम करते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, समस्त या सामासिक पद की रचना करना, अर्थात समास का निर्माण करना। समस्त या सामासिक पद यानी समास का निर्माण करना और वापस उनका विग्रह करना, यानी सामासिक पदों को, समस्त पदों को जो आपने रचना की थी उनको वापस उनको अलग करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो इस रूप में इससे भी नए शब्दों का निर्माण होता है, समास से भी। फिर इसमें एक चीज और आती है, युग्म शब्दों के अर्थ और भेद, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। वैसे इसमें याद करने का भी काफी रोल रहता है। ये शब्द भंडार बढ़ाते हैं, जिसका शब्द भंडार ज्यादा होगा वो पर्यायवाची है, युग्म है, विलोम है, अनेकार्थक है, उनको कवर कर पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्द भंडार में वृद्धि की जाए, उसके लिए पढ़ना जरूरी है, रेगुलर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो युग्म शब्दों का अर्थ, यानी युग्म शब्द वो है जो दिखने में एक जैसे हैं, उच्चारण में लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग प्रकट करते हैं। जैसे दे दिया अनल और अनिल, एक शब्द दे दिया अनल, दूसरा दे दिया अनिल, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। ठीक है, अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब हवा। इसी तरह दे दिया प्रसाद और प्रासाद, थोड़ा सा परिवर्तन, एक मात्रा का परिवर्तन है, इसमें अ है, इसमें आ है, लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। प्रसाद महल के लिए आ रहा है, प्रसाद भगवान के भोग के लिए आ रहा है। तो ये एक जैसे दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन के कारण उसका अर्थ क्या हो जाता है, कहीं किसी जगह केवल अनुस्वार का परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण अर्थ बदल जाता है। ठीक है, इसी तरह पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये भी महत्वपूर्ण है, यानी एक एक टॉपिक इसका महत्वपूर्ण है। शब्द शुद्धि, अब शब्द शुद्धि में क्या दिया कि दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना। अशुद्ध शब्द दे दिया जाता है और वापस ऑप्शन में शुद्ध शब्द दे दिया जाता है कि इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा, या दिए गए ऑप्शन में किसमें सभी शब्द शुद्ध है या कौन सा शब्द अशुद्ध है। 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से 3 शुद्ध होगा, 1 अशुद्ध हो सकता है। प्रश्न किसी भी रूप में पूछ सकता है, हमें हर तरीके से तैयार होना है और आपको तैयार कराना वो काम है मेरा। ठीक है, मैं आपको तैयार कराऊंगा आपकी हर एक छोटी से छोटी कमी को दूर करके। इसके लिए आपके उस लक्ष्य की प्राप्ति कराना मेरा काम है, मैं कराऊंगा, लेकिन आपको उसमें साथ देना जरूरी है। आप भी अपना 100% दोगे तभी जाके ये संभव होगा। ठीक है ना, वन वे ट्रैफिक नहीं है, दोनों तरफ मिलके काम करेंगे जब अपन लक्ष्य की प्राप्ति पर जा पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, फिर है वाक्य शुद्धि। इसमें एक चीज हटा दी, क्या कहा, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर। क्यों, क्योंकि वर्तनी संबंधी अशुद्धि इसने ऊपर दे दी है, इसलिए अपने को ये नहीं कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं पढ़नी है, उसको भी पढ़ना है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि किससे दूर होगी, संधि से, समास से, प्रत्यय से, उपसर्ग से। तो इसलिए इसके लिए भी वही टॉपिक महत्वपूर्ण है जिसको मैंने कहा था कि उस एक टॉपिक की सहायता से आप अपना 50% सिलेबस पूरा कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वर्तनी के अलावा जो ग्रामर, संज्ञा संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, क्रिया है, विशेषण है, उनका प्रयोग है, अनुपयुक्त शब्द है, अनावश्यक शब्द है, उनका प्रयोग भी वाक्य संबंधी अशुद्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसको भी दूर करना है, वो भी सीखेंगे। फिर है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, जिसको अपन कहते हैं वन वर्ड। ठीक है ना, एक पूरा वाक्य दे रखे, ईश्वर में आस्था रखने वाला क्या कहलाता है, आस्तिक। तो ये जो शब्द दे रखे हैं, ये दे रखे हैं वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द की तरह। वाक्यांश के लिए
उपयुक्त यानी पूरे वाक्य को एक ही शब्द के अंदर पिरोना, पूरे वाक्य को एक ही जगह पे एक ही शब्द में पिरोना, ठीक है ना। जहाँ गमन नहीं किया जा सकता या जहाँ जाया नहीं जा सकता शब्द आता है अगम, यानी जहाँ गमन करना मुश्किल हो। तो ये शब्द दे रखे हैं वाक्यांश के लिए, एक शब्द या जिसको कहते हैं इंग्लिश में वन वर्ड, हिंदी में एक शब्द। फिर है पारिभाषिक शब्दावली। क्या कह रहा है कि प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द। प्रशासनिक शब्दावली के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है बच्चों, टेक्निकल शब्दावली। टेक्निकल शब्दावली, ठीक है। ये वो शब्दावली है जिसका प्रयोग हम सामान्यतः दैनिक जीवन में करते हैं, रोजाना करते हैं। ऑफिस कार्य में जिसका प्रयोग किया जाता है, वे अंग्रेजी के शब्द जिनको हम ऐसे कैसे हिंदी में भी काम में लेते हैं, वे कहलाते हैं प्रशासनिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली। जैसे एक शब्द दे दिया एफिडेविट, जिसको हम कई बार काम में लेते हैं, जिसका अर्थ होता है शपथ पत्र, ठीक है। हम लेते हैं एप्लीकेशन, शब्द काम में लेते हैं, सैलरी, वेतन। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दिनचर्या में, दैनिक जीवन में हम अपने काम में लेते हैं, जो हमारे जीवन से भी जुड़े हैं, ऑफिस कार्यों से भी जुड़े हैं। वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। इससे भी आप परिचित हैं, ये नहीं कि आप परिचित नहीं हैं। ये शब्द आप कहीं ना कहीं काम में लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो आप इससे परिचित नहीं हैं, अपरिचय, उनसे हम परिचय अपन करेंगे। फिर है मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरों का वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग अपेक्षित, यानी वाक्यों में सही प्रयोग कहाँ पर किया गया है। मुहावरे का वाक्य में सही अर्थों में सही जगह पर प्रयोग कहाँ किया गया है, उस चीज़ को इसमें बताना है। और ऐसे कैसे लोकोक्ति का भी सार्थक प्रयोग अपेक्षित है, यानी सभी जगह, दोनों में ही। वैसे लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति क्या है? अपने आप में पूर्ण वाक्य। तो इसलिए ये दोनों, इन दोनों का ही सार्थक प्रयोग। ऐसे नहीं कि इसका अर्थ, वाक्य कुछ अलग कह रहा है और अर्थ कुछ अलग निकल रहा है, ऐसे नहीं। इनको भी सार्थक प्रयोग में, यानी मुहावरा जैसे होता है वैसे वैसे काम में लेना है, उसमें अपने मन से कोई तोड़फोड़ उसमें नहीं करनी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये था एक छोटा सा सिलेबस था कृषि पर्यवेक्षक का। अब एक छोटा सा एक रूप शॉर्ट में मैं थोड़ा सा समास वाले पार्ट की ओर जाना चाहता हूँ, जिस पूरे समास का संक्षिप्त में सार बताना चाहता हूँ। पूरे समास जो पद की प्रधानता के आधार पर जिसको 4 भेदों में बांटे और सामान्य रूप से जो 6 भेद दे रखे, उनका सार क्या है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, उस चीज़ को मैं लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। यानी ये मान के चलो कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। यदि आप चाहते हो लक्ष्य की प्राप्ति करना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, आप में दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। लेकिन मुझे एक फिर कविता याद आती है कि कम ठोक ठेरता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी जब आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार जोर लगाओगे, तो ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो आपको रोक सके। शर्त यह है कि वो जोर आपको लगाना है और वो आपसे मैं लगवा के रहूँगा, आपको उस लक्ष्य तक पहुँचा के रहूँगा, आपको वो काम करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेते हुए आगे बढ़ते हैं समास शब्द को लेकर के। इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस किस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है कि समास शब्द का अर्थ क्या है, या शाब्दिक अर्थ जिसको कहते हैं, वो शाब्दिक अर्थ क्या है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, ठीक है। यहां से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि समास शब्द का अर्थ बताइए। फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है कि यह शब्द किससे मिलके बना है, किन दो शब्दों से मिलके बना है। तो ये बना है सम प्लस आस से मिलके, जिसका अर्थ होता है सही ढंग से, व्यवस्थित रूप से, ठीक तरह से शब्दों का पास में आना। सम का मतलब होता है सम्यक, आस का मतलब पास में आना, यानी सम्यक तरीके से, सही ढंग से शब्दों का पास में आना। समास क्या है? शब्दों का मेल है, जबकि संधि वर्णों का मेल होता है, उसमें भी ध्वनि विकार जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। समास का विलोम, इसका विलोम, समास का विलोम क्या कहलाएगा? व्यास। ये भी प्रश्न उठा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके थे। समास से बने शब्द को, समास से बने
शब्द या जिसको हम पद कहते हैं वो क्या कहलाते हैं? सामासिक या समस्त पद कहलाते हैं। किसे कहते हैं सामासिक या समस्त पद? समास से युक्त या समास से बने पद को सामासिक या समस्त पद कहलाता है। ठीक है, फिर आगे यानी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें से यानी 5-6 चीजें हैं और इस 5-6 में से एक प्रश्न बनता है, 100% बनता है और वो आता है हमेशा हर एग्जाम में। इस समास शुरू होने से पहले, समास के एग्जाम्पल से पहले एक प्रश्न बन जाता है, पूछा जाता है। फिर है समास का विग्रह, समास को अलग करना। समास को अलग करना क्या कहलाएगा? समास विग्रह। किसे कहते हैं? सामासिक पद को या समस्त पद को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, ये तो आ रहा है इससे संबंधित बेसिक जानकारी की समास क्या है, किससे बना है, शब्द कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, इसका विलोम क्या है, समास से बना पद क्या कहलाता है और इसका अलग करना। फिर आता है समास के भेद को लेकर, समास के भेद को लेकर के। ठीक है, समास के भेद देखिए, इसमें 2 चीज चलती है। पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद, और हिंदी में सामान्य रूप से, सीधा दे दिया सामान्य रूप से या सामान्यतया समास के भेद, उस कंडीशन में 6, और यदि दोनों ऑप्शन है तो हिंदी में आप 6 कर सकते हो। ठीक है ना, दोनों ही ऑप्शन दे दिया, पद की प्रधानता का प्रश्न नहीं लिखा और समास के कितने भेद है, 6 और 4 दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, उस समय आपको 6 पर जाना है, 4 के ऊपर नहीं जाना। 4 के ऊपर केवल एक ही कंडीशन में जाना है, जब ये शब्द दिख रहा हो पद की प्रधानता, उस कंडीशन में ही 4 के ऑप्शन पे जाना है, नहीं तो उसमें नहीं जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर मैं भेद लिख रहा हूं, पद की प्रधानता के आधार पर। ठीक है, पद की प्रधानता के आधार पर। ठीक है, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुव्रीहि। देखिए, द्वंद्व में दोनों में वह लगा रहता है और तत्पुरुष के पार्ट माने जाते हैं द्विगु और कर्मधारय। ठीक है, एक प्रश्न यहां से बनता है, पद की प्रधानता को लेकर के भी प्रश्न बनता है। इस चीज को ढंग से याद करना है, इसी क्रम में याद करना है, इसी क्रम में याद करना है। देखिए, पद की प्रधानता को लेकर के कैसा प्रश्न बन रहा है, किस रूप में बन रहा है, ये चीज देखते हैं। देखो, अव्ययी भाव इसमें होता है प्रथम, या जिसको कहते हैं पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय इसमें कहलाएगा आपके द्वितीय, या जिसको हम कहते हैं उत्तर पद, या इसके लिए एक शब्द काम में ले लिया जाता कई बार पर पद। तीनों में से किसी को भी काम में ले लेना है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को एक ही चीज ध्यान में रखनी, द्वितीय का मतलब उत्तर, उत्तर का मतलब पर। ये सब पर पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष में, द्विगु में, कर्मधारय में। द्वितीय पद किसमें? तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। द्वंद्व क्या बचा? दोनों ही पद प्रधान। और बहुव्रीहि इसके लिए काम में लेते हैं अन्य पद। कई जगह तीसरा पद भी मिल सकता है, क्योंकि दोनों पदों को छोड़ के अन्य अर्थ जो ग्रहण कर रहे हैं वो तीसरे पद के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। या इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि किसमें दोनों ही पद अप्रधान है। तो इस चीज लिए कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, प्रश्न को चाहे 5 बार पढ़ लो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न गलत पढ़ लिया तो आता हुआ गलत करके आओगे।
यानी जो प्रश्न आ रहा है, जो प्रश्न आप कर सकते हो, वो किसके कारण गलत हो सकता है? ढंग से पढ़ने नहीं के कारण, प्रश्न को सही ढंग से पढ़ा नहीं, इसके कारण आता हुआ प्रश्न गलत करके आ गए। तो इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न को पढ़ना जरूरी है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उस कंडीशन में आप आता हुआ प्रश्न गलत करके जाओगे और वो सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी। ठीक है, नहीं आ रहा वो तो गलत होता है, लेकिन आता हुआ प्रश्न गलत कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी मूर्खता कहलाती है। उससे बड़े कोई मूर्ख नहीं हो सकते। कि आप एग्जाम देने बैठे हो, आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैठे हो और फिर उसमें से कमी रख रहे हो, इसका मतलब आप उसके प्रति 100% नहीं योगदान दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पद की प्रधानता को आप इसी सीरियल से याद करोगे। यदि सीरियल गड़बड़ किया तो इसमें गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखना। इसलिए इसी सीरियल में अव्ययभाव, पहला और पूर्व, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय, द्वितीय उत्तर, द्वंद्व दोनों ही पद प्रधान और बहुब्री अन्य पद प्रधान माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसके संबंधित, समाज से संबंधित बेसिक जानकारी होगी कि समाज क्या है, कितने भेद है और इससे यानी समास के भेद से पहले कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी हो रही है समास के बेसिक जानकारी। समास के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।